अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद लईक हाजिर हूं आपके सामने आज एक और नई वीडियो लेकर। आज हम इस वीडियो में जिनके बारे में बात करेंगे उनका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता एक यात्री, खोजकर्ता और विद्वान थे। 1325 से 1354 तक 30 वर्षों की अवधि में इब्न बतूता ने अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया और इबेरियन प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्सों का दौरा किया। दुनिया को देखा और समझा और अपनी किताब के माध्यम से दूसरों को भी समझाया कि दुनिया में किस किस तरह के लोग रहते हैं, उनकी क्या संस्कृतियां हैं और दुनिया की भौगोलिक स्थिति कैसी है। अपने जीवन के अंत के करीब उन्होंने अपनी यात्राओं का एक विवरण लिखा जिसका शीर्षक था ए गिफ्ट टू दोज हु कंटेम्पलेट द वंडर्स ऑफ सिटीज एंड द मार्वल्स ऑफ ट्रैवलिंग, लेकिन आमतौर पर इसे द रिहला के नाम से जाना जाता है। हम भी इब्न बतूता के बारे में जो जानकारी साझा करेंगे वह सब भी रिहला से ही ली गई है। इब्न बतूता का जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी यानी 725 हिजरी को टैंजियर, मारिनिड सल्तनत वर्तमान मोरक्को में हुआ था। उनका पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मुहम्मद इब्न बतूता था। अपने यात्रा वृत्तांत द रिहला में उन्होंने अपना पूरा नाम शम्स अल-दीन अबू अब्दुल्ला मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न मुहम्मद इब्न इब्राहिम इब्न मुहम्मद इब्न यूसुफ लवती अल-तंजी इब्न बतूता बताया है। इब्न बतूता ने पूर्व आधुनिक इतिहास में किसी भी अन्य खोजकर्ता की तुलना में सबसे अधिक यात्रा की। कुल मिलाकर लगभग 1,17,000 किलोमीटर की यात्रा की, जो झेंगहे से लगभग 50,000 किलोमीटर और मार्को पोलो से 24,000 किलोमीटर ज्यादा थी। इब्न बतूता के जीवन के बारे में जो कुछ भी जानकारी है वह उनकी यात्रा के विवरण में शामिल आत्मकथात्मक जानकारी से आती है, जिससे पता चलता है कि वह बर्बर वंश के थे। उनका जन्म इस्लामी कानूनी विद्वानों के परिवार में हुआ था। एक युवा व्यक्ति के रूप में उन्होंने उस समय उत्तरी अफ्रीका में एक सुन्नी मालिकी स्कूल में अध्ययन किया था। 14 जून 1325 ईस्वी को इब्न बतूता 21 वर्ष की उम्र में अपने घर से मक्का को हज करने के लिए रवाना हुए। एक ऐसी यात्रा जिसमें आमतौर पर उस समय 16 महीने लगते थे। लेकिन दूरदराज के देशों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक और रोमांच के शौकीन इब्न बतूता 24 साल तक फिर से मोरक्को नहीं लौटे। वह अब्द अलवादीद और हफ्सिद की सल्तनतों के पार उत्तरी अफ्रीकी तट का अनुसरण करते हुए ज़मीन के रास्ते मक्का पहुंचे, जहां वह 2 महीने तक रहे। सुरक्षा के लिए इब्न बतूता आमतौर पर लूटे जाने के जोखिम को कम करने के लिए एक कारवां में शामिल हो जाते थे। 1326 के शुरुआती वसंत में 3,500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के बाद इब्न बतूता अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह पर पहुंचे, जो उस समय बहरी मामलुक साम्राज्य का हिस्सा था। अलेक्जेंड्रिया में उनकी मुलाकात 2 सूफी संतों से हुई। उनमें से एक शेख बुरहानुद्दीन थे, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इब्न बतूता के विश्व यात्री बनने की नीति के बारे में भविष्यवाणी की थी, और दूसरे शेख मुर्शिदी ने इब्न बतूता के एक सपने की ताबीर इस प्रकार की कि वह एक विश्व यात्री बनने वाला था। अगस्त 1326 में दमिश्क में रमज़ान का महीना बिताने के बाद वह एक कारवां में शामिल हो गए जो 1300 किलोमीटर दक्षिण में मदीना की यात्रा कर रहा था, जो इस्लामी पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद का शहर है। शहर में 4 दिन बिताने के बाद वह रास्ते में पवित्र स्थलों का दौरा करते हुए मक्का की यात्रा पर निकल पड़े। मक्का पहुंचने पर उन्होंने नवंबर में अपना पहला हज पूरा किया और हाजी का सम्मानजनक दर्जा प्राप्त किया। इसके बाद घर लौटने के बजाय इब्न बतूता ने यात्रा जारी रखने का फैसला किया। 17 नवंबर 1326 को मक्का में 1 महीना बिताने के बाद इब्न बतूता अरब प्रायद्वीप के पार इराक लौटने वाले तीर्थयात्रियों के एक बड़े कारवां में शामिल हो गए। कारवां नजद पठार पार करके उत्तर पूर्व में नजफ की ओर मुड़ गया। नजफ की यात्रा लगभग 2 सप्ताह तक चली।
नजफ में उन्होंने चौथे खलीफा हजरत अली के मकबरे का दौरा किया। नजफ से वह वासित गए, फिर टिग्रिस नदी के दक्षिण में बसरा तक गए। उनका अगला गंतव्य ईरान में जाग्रोस पर्वत के पार इस्फहान शहर था। फिर वह दक्षिण की ओर शिराज की ओर बढ़े। अंत में वह पहाड़ों के पार बगदाद लौट आए। जून 1327 में वहां पहुंचे। बगदाद में उन्होंने इल्खानेट के अंतिम मंगोल शासक अबू सईद को शहर छोड़कर एक बड़े दल के साथ उत्तर की ओर जाते हुए पाया। इब्न बतूता कुछ समय के लिए इस शाही कारवां में शामिल हो गए। फिर सिल्क रोड पर उत्तर की ओर मुड़कर तबरेज पहुंचे, जो इस क्षेत्र का पहला प्रमुख शहर था जिसने मंगोलों के लिए अपने द्वार खोले और तब तक एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन चुका था, क्योंकि इसके अधिकांश आसपास के प्रतिद्वंद्वियों को मंगोल आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इब्न बतूता मोसुल गए, जहां वह इल्खानेट गवर्नर के मेहमान बने और फिर आधुनिक तुर्की में सिजरे और मार्डिन शहरों का दौरा किया। इसके बाद वह मक्का की ओर जाने वाले तीर्थयात्रियों के एक कारवां में शामिल हो गए, जो अरब के रेगिस्तान को पार करके मक्का पहुंचेगा। इस बीच उनकी तबीयत खराब हो गई और वह दस्त से पीड़ित होकर अपने दूसरे हज के लिए कमजोर और थके हुए मक्का पहुंचे। 1330 में हज के बाद वह लाल सागर तट पर जेद्दाह बंदरगाह के लिए रवाना हुए। वहां से वह नाव में तट का अनुसरण करते हुए प्रचलित दक्षिण पूर्वी हवाओं के खिलाफ धीमी गति से आगे बढ़े। एक बार यमन में उन्होंने ज़बीद और बाद में ताइस का दौरा किया, जहां उनकी मुलाकात रसूलिद वंश के राजा मुजाहिद नूर अल-दीन अली से हुई। इसके बाद वह अदन पहुंचे। अदन से इब्न बतूता सोमालिया के तट पर जिला के लिए जहाज पर सवार हुए। फिर वह सोमाली समुद्र तट से आगे केप गार्डाफुई की ओर बढ़े, जहां उन्होंने प्रत्येक स्थान पर लगभग एक सप्ताह बिताया। बाद में वह मोगादिशु गए। जब इब्न बतूता 1332 में मोगादिशु आए, तो उस समय मोगादिशु अपनी समृद्धि के शिखर पर था। इब्न बतूता ने इसे एक बहुत बड़ा शहर बताया, जिसमें कई अमीर व्यापारी थे, जो अपने उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े के लिए प्रसिद्ध था, जिसे मिस्र सहित अन्य देशों में निर्यात किया जाता था। बतूता ने कहा कि शहर पर सोमाली सुल्तान अबू बकर इब्न शेख उमर का शासन था। इसके बाद इब्न बतूता वर्तमान तंजानिया के किल्वा के द्वीप शहर में पहुंचे, जो उस समय सोने के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उन्होंने शहर को सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरती से निर्मित शहरों में से एक बताया। शहर की सभी इमारतें लकड़ी की थीं और घरों की छतें डीस रीड्स से बनी थीं। इसके शासक सुल्तान अल-हसन इब्न सुलेमान, जो कि महान अली इब्न अल-हसन शिराजी के वंशज थे, इस अवधि के दौरान उन्होंने हुसुनी कुब्वा के महल और किल्वा की महान मस्जिद के निर्माण का विस्तार से वर्णन किया, जो मूंगा पत्थरों से बना था और अपनी तरह की सबसे बड़ी मस्जिद थी। मानसून की हवाओं में बदलाव के साथ इब्न बतूता अरब वापस चले गए, पहले ओमान और होरमुज की जलडमरुमध्य और फिर 1332 के हज के लिए मक्का गए। मक्का की अपनी तीसरी तीर्थयात्रा के बाद 1332 की शरद ऋतु में उन्होंने भारत के लिए एक स्थल मार्ग लेने के लिए अनातोलिया के सेल्जुक नियंत्रित क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने नील घाटी तक पहुंचने के लिए लाल सागर और पूर्वी रेगिस्तान को पार किया और फिर उत्तर की ओर काहिरा की ओर बढ़ गए। वहां से वे सिनाई प्रायद्वीप को पार कर फिलिस्तीन पहुंचे और फिर 1326 में जिन शहरों का उन्होंने दौरा किया था, उनमें से कुछ के माध्यम से फिर से उत्तर की ओर यात्रा की। लताकिया के सीरियाई बंदरगाह से एक जेनोइस जहाज उन्हें और उनके साथियों को आधुनिक तुर्की के दक्षिणी तट पर अलान्या ले गया। जब इब्न बतूता इज़्निक पहुंचे, तो यह कुछ समय पहले ही ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान ओरहान द्वारा जीता गया था। ओरहान दूर थे और उनकी पत्नी पास में तैनात सैनिकों की कमान संभाल रही। इब्न बतूता ने ओरहान की पत्नी के बारे में यह विवरण दिया कि वह एक पवित्र और उत्कृष्ट महिला थीं।
उसने मेरे साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया, मेरी मेहमानवाजी की और तोहफे दिए। सुल्तान ओरहान तुर्कमेन के राजाओं में सबसे महान और धन, भूमि और सैन्य बलों में सबसे अमीर थे। किले की बात करें तो उसके पास लगभग 100 किले थे और वह अपना अधिकांश समय लगातार उनका चक्कर लगाने में बिताता था। हर किले में कुछ दिनों तक रुकता है ताकि उसे अच्छी तरह से व्यवस्थित कर सके और उसकी स्थिति का निरीक्षण कर सके। ऐसा कहा जाता है कि वह कभी भी किसी एक शहर में पूरे 1 महीने तक नहीं रुका। इब्न बतूता ने बुरसा का भी दौरा किया था, जो उस समय ओटोमन साम्राज्य की राजधानी थी। उन्होंने बुरसा को एक महान और महत्वपूर्ण शहर के रूप में वर्णित किया, जिसमें बढ़िया बाजार और चौड़ी सड़कें थीं, जो चारों तरफ बगीचों और बहते झरनों से घिरा हुआ था। इसके बाद उन्होंने क्रीमिया प्रायद्वीप के लिए समुद्री मार्ग लिया और गोल्डन होर्डे क्षेत्र में पहुंचे। वे बंदरगाह शहर आजोव गए, जहां उन्होंने खान के अमीर से मुलाकात की। फिर बड़े और समृद्ध शहर माजर गए। वहां से उन्होंने बोलघर की यात्रा की, जो उनके द्वारा पहुंचा गया सबसे उत्तरी बिंदु बन गया। इसके बाद 1334 के अंत में कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचकर उन्होंने बीजांटिन सम्राट एंड्रोनिकोस पलायोलोगोस से मुलाकात की। उन्होंने हागिया सोफिया का भी दौरा किया, जो उस समय एक चर्च था। वहां से 1 महीने के बाद इब्न बतूता अस्त्राखान लौट आए। फिर सराय अल जदीद पहुंचे और वहां के सुल्तान ओज़बेक खान को अपनी यात्राओं के बारे में बताया। फिर वह कैस्पियन और अरल समुद्र से आगे बुखारा और समरकंद तक गए। समरकंद को उन्होंने सबसे शानदार और बेहतरीन शहरों में से एक बताया। वहां से उन्होंने दक्षिण की ओर अफगानिस्तान की यात्रा की, फिर हिंदुकुश के पहाड़ी दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश किया। इब्न बतूता और उनका दल 12 सितंबर 1335 को सिंधु नदी पर पहुंचा। सिंध में अपने आगमन पर इब्न बतूता ने भारतीय गैंडे का उल्लेख किया, जो सिंधु के तट पर रहते थे। वहां से वह दिल्ली पहुंचे और सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक से परिचित हुए। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय मुस्लिम दुनिया में सबसे धनी व्यक्तियों में से एक के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने शासन को मजबूत करने के लिए विभिन्न विद्वानों, सूफियों, काजियों, वजीरों और अन्य पदाधिकारियों को संरक्षण दिया। मक्का में अपने अध्ययन की वजह से इब्न बतूता को सुल्तान द्वारा काजी बनाया गया। इब्न बतूता ने 1336 में पाकपट्टन में बाबा फरीद की दरगाह का दौरा किया। वहां से वे कालीकट के लिए रवाना हुए, जहां पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा 2 शताब्दियों बाद उतरेंगे। चीन की अपनी यात्रा जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित, उन्होंने पहले मालदीव द्वीप समूह का दौरा करने के लिए एक चक्कर लगाया, जहां उन्होंने एक काजी के रूप में काम किया। उन्होंने द्वीपों पर 9 महीने बिताए, जो कि उनके इरादे से कहीं ज्यादा था। जब वे राजधानी माले पहुंचे तो इब्न बतूता ने रुकने की योजना नहीं बनाई। हालांकि पूर्व बौद्ध राष्ट्र के नेता, जो हाल ही में इस्लाम में परिवर्तित हुए थे, एक मुख्य काजी की तलाश कर रहे थे जो अरबी और कुरान जानता हो। उन्हें रुकने के लिए मनाने के लिए उन्होंने उन्हें मोती, सोने के गहने और दास दिए, जबकि साथ ही उनके लिए जहाज से जाना असंभव बना दिया। रुकने के लिए मजबूर होकर वह मुख्य काजी बन गए और शाही परिवार में शादी कर ली। इब्न बतूता ने काजी के रूप में अपने कर्तव्यों को उत्सुकता से निभाया और स्थानीय प्रथाओं को मुस्लिम कानून के सख्त अनुप्रयोग के अनुरूप बदलने का प्रयास किया। उन्होंने आदेश दिया कि जो लोग शुक्रवार की नमाज में शामिल नहीं होते हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाएं और लुटेरों का दाहिना हाथ काट दिया जाए। उन्होंने महिलाओं को सार्वजनिक रूप से टॉपलेस होने से मना किया, जो पहले वहां रिवाज था। हालांकि इन और अन्य सख्त फैसलों ने द्वीप राष्ट्र के शासकों को नाराज करना शुरू कर दिया। इब्न बतूता ने मुख्य काजी के रूप में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वह शाह जलाल से मिलने के लिए सिलहट की यात्रा करने के इरादे से आधुनिक बांग्लादेश के चटगाम बंदरगाह पर पहुंचे, जो इतने प्रसिद्ध थे कि इब्न बतूता ने उस समय चटगांव में
उनसे मिलने के लिए सिलहट के पास कामारू के पहाड़ों के माध्यम से 1 महीने की यात्रा की। सिलहट के रास्ते में इब्न बतूता का स्वागत शाह जलाल के कई शिष्यों ने किया, जो उनके आने से कई दिन पहले उनकी यात्रा में उनकी सहायता करने आए थे। 1345 ईस्वी में बैठक में इब्न बतूता ने देखा कि शाह जलाल लंबे और दुबले थे, रंग में गोरे थे और मस्जिद के पास एक गुफा में रहते थे, जहां उनका एकमात्र मूल्यवान सामान एक बकरी थी जिसे वह दूध, मक्खन और दही के लिए रखते थे। 1345 में इब्न बतूता ने सनूर कवन से 40 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद उत्तरी सुमात्रा के वर्तमान आचे में समुद्र पसाई सल्तनत की यात्रा की। इब्न बतूता अंततः चीन के फुजियान प्रांत में क्वांझोउ पहुंच गए। मध्यकालीन भौगोलिक अध्ययनों के संबंध में चीन की महान दीवार का सबसे पहला उल्लेख करने वाले इब्न बतूता ही थे। वर्ष 1345 में इब्न बतूता चीन के फुजियान प्रांत के क्वांझोउ पहुंचे, जो उस समय चीन मंगोल नेतृत्व वाले युआन राजवंश के शासन के अधीन था। सबसे पहली चीज जो उन्होंने नोट की वह यह थी कि मुसलमान शहर को जैतून, जिसका अर्थ है जैतून, कहते थे, लेकिन इब्न बतूता को वहां कहीं भी जैतून नहीं मिला। उन्होंने क्वांझोउ शहर में बड़े जहाज़ों के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन किया। उन्होंने चीनी व्यंजनों और मेंढक, सूअर और यहाँ तक कि कुत्तों जैसे जानवरों के उपयोग का भी उल्लेख किया, जिन्हें बाजारों में बेचा जाता था। इब्न बतूता ने बीजिंग से हांगझो तक की यात्रा की और फिर फूजों के लिए रवाना हुए। क्वांझोउ लौटने पर वह जल्द ही दक्षिण पूर्व एशिया की ओर जाने वाले समुदेरा पसाई सल्तनत के सुल्तान के स्वामित्व वाले एक चीनी जहाज पर सवार हो गए, जहां इब्न बतूता से चालक दल द्वारा अनुचित रूप से एक मोटी रकम वसूली गई और चीन में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने जो कुछ भी इकट्ठा किया था उसमें से बहुत कुछ खो दिया। इब्न बतूता ने दावा किया है कि युआन के सम्राट हुइज़ोंग की कब्र में उसके साथ 6 गुलाम सैनिकों और 4 दासियों को दफनाया था। कब्र में चांदी, सोना, हथियार और कालीन रखे गए थे। 1346 में क्वांझोउ लौटने के बाद इब्न बतूता ने मोरक्को की यात्रा शुरू की। 1348 में इब्न बतूता अपने पहले हज के मार्ग को दोहराने के इरादे से दमिश्क पहुंचे। तब उन्हें पता चला कि उनके पिता की मृत्यु 15 साल पहले हो चुकी थी। इब्न बतूता ने इस तरह दुनिया के अलग अलग शहरों की खोज की। अपनी सारी जिंदगी इन्होंने यही काम किया और इसी काम को करते करते वह 1369 ईस्वी यानी 790 हिजरी को 64 साल की उम्र में यह दुनिया छोड़ गए। तो दोस्तों, यह थे इब्न बतूता। इन्होंने आधी से ज्यादा दुनिया घूमी और अपनी यात्रा के अनुभवों को एक किताब में दर्ज किया, लेकिन हम आज इन्हें भुला बैठे हैं। हम कोलंबस और वास्को डी गामा को तो जानते हैं, लेकिन अपने इस भाई के इतिहास में दिए गए योगदान को नहीं जानते। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें ही ये बातें अपने बच्चों को बतानी होगी, कोई और इन बातों को बताने नहीं आएगा। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हीरोज ऑफ हिजरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।